देखो, सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट 2 कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 आज होगा। पार्ट 1 कल हो गया था। पार्ट 1 में हमने सीमेंट के बारे में पढ़ा, एग्रीगेट के बारे में पढ़ा। आज एग्रीगेट के कुछ थोड़ा बहुत जो टॉपिक छूट रखे थे उनको भी हम कवर अप कर देंगे। वो क्या क्या चीज़ें थी। आज जो हम सबसे पहले शुरू करेंगे वो एग्रीगेट की विशेषताएं। एग्रीगेट यानी कि मिलावा, मिलावे की विशेषताएं। आखिर जो हमारा एग्रीगेट यानी जिस मिलावे को हम प्रयोग करते हैं उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, यानी उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वो हमारा क्या है, सामर्थ्यवान होता है, सामर्थ्यवान, कौमा टिकाऊपन, कौमा रंध्रहीन, जलरोधी, और निष्क्रिय। होता है। देखो, पहले टॉपिक यह है सामर्थ्यवान, कि जो हमारे मिलावे की जो विशेषताएं होती है बहुत सामर्थ्यवान होता है, यानी काफ़ी अधिक झेलने की क्षमता होती है उसमें। टिकाऊपन, टिकाऊपन दिमाग में रखना है कि लंबे समय तक टिका रहना, अर्थात जितने लंबे समय तक रह पाता है वो है उसका टिकाऊपन। रंध्रहीन, रंध्र का मतलब होता है खाली स्थान, रंध्र मनी खाली स्थान। अब रंध्रहीन का मतलब है उसमें खाली स्थान बहुत कम होता है। जलरोधी, यानी उसके अंदर से जल प्रवेश नहीं कर पाता है, जल का अच्छा विरोध करता है। निष्क्रिय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीगेट में कि यह क्या है, बहुत निष्क्रिय है, यानी कि कोई भी क्रिया नहीं करता है। अर्थात जो हमारा एग्रीगेट क्या है, ये मिलावा निष्क्रिय होता है। ये थे इसके क्या है, विशेषताएं। विशेषताओं में क्या क्या था, सामर्थ्यवान है, टिकाऊपन है, रंध्रहीन है, जलरोधी है और निष्क्रिय होता है। कौन, हमारा मिलावा। एक शब्द आता है कि लीचिंग, लीचिंग, LEACHING, लीचिंग। हमारा क्या होता है कि पत्थर हो या फिर मिलावा है, उसके ऊपर से जब लगातार पानी बहता जाता है तो उसके ऊपर कुछ निशान बन जाता है। वैसे निशान बहुत कम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर भी कुछ ना कुछ असर पड़ जाता है अगर लगातार उसके ऊपर पानी बह रहा है। वही कहलाता है लीचिंग। पत्थर या मिलावे के ऊपर पानी बहने से बने निशान, अर्थात पत्थर या एग्रीगेट के ऊपर जब पानी अगर बहता जाएगा उसके ऊपर जो निशान बनता है यही कहलाता है लीचिंग।
भाई किसी को तो काट देना है। ठीक है, इसके बाद आता है अब एग्रीगेट की सतही संरचना। उसकी सतह की संरचना कैसी है? मिलावे यानी कि एग्रीगेट की सतही संरचना। अर्थात जो हम मिलावा प्रयोग करते हैं उसकी सतह की संरचना कैसी है? पहला है कांचित। अर्थात अगर एग्रीगेट की सतह कांच की तरह है, किसकी तरह? कांच की तरह है, वो कहलाती है कांचित। अर्थात अगर कांची सतह है तो हमारी सतह क्या होगी? सतह चमकदार। ये कांच से ही है कि कांच हमेशा चमकदार होता है, तो जिसकी सतह कांचित होगी उसकी सतह क्या है? चमकदार होगी। फिर जो हमारी सुकार्यता होती है कि कार्य करने की जो क्षमता होती है यह अधिक होती है, लेकिन जो सामर्थ्य होती है क्या है? कम हो जाती है। कांचित है कि सतह अच्छी चमकदार है। कांचित एक प्रकार से तुम चिकनेपन से भी दिमाग में रख सकते हैं कि जितना उसमें चिकनापन होगा, सुकार्यता यानी उस पर कार्य करना उतना ही आसान हो जाएगा। अगर कार्य करना आसान है उसकी सामर्थ्य क्या है? कम हो जाती है। अर्थात दूसरा कि अगर उसकी सतह चिकनी सतह है, यानी कि स्मूथ सरफेस, अगर उसकी सतह पूरी तरह से स्मूथ है तो भी लगभग इसकी तरह ही होगा। इसकी सुकार्यता भी अधिक होती है और सामर्थ्य भी कम हो जाती है। मैंने कल भी बताया था कि सतह जितनी स्मूथ होगी उस पर कार्य करना उतना ही आसान हो जाता है। जितना कार्य करना आसान है वो है सुकार्यता। कार्य करना आसान है लेकिन बॉन्ड उसमें अच्छा नहीं बन पाता है, जिसके कारण सामर्थ्य कम हो जाती है। अगला तीसरा है दानेदार। दानेदार को तुम दिमाग में रख सकते हैं जिस प्रकार से हमारा कोणीय था कि एक प्रकार दानेदार है। इसकी सुकार्यता कम होगी, यानी कि सुकार्यता कम होगी लेकिन सामर्थ्य अधिक होगी। अगला हमारे यानी कि रवेदार, यानी कि क्रिस्टलाइन। रवेदार यानी क्रिस्टल के रूप में, यानी रवेदार है कि छोटे छोटे कण आपस में मिल करके बना हुआ है। उसकी सुकार्यता भी कम होगी और सामर्थ्य में दिमाग में रख लेना कि सुकार्यता और सामर्थ्य एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। सुकार्यता कम है तो सामर्थ्य उसकी क्या है? अधिक आ जाती है। अगला आ जाता है वह रंध्रमय। रंध्रमय यानी कि पोरोस। पोरोस रंध्रमय का मतलब है उनके बीच में खाली स्थान है। अगर उनके बीच में अगर खाली स्थान है तो ये भी हमारे क्या कर देता है? सामर्थ्य को घटा देता है, कम कर देता है।
रंध्र में, यानी ये कम से कम होने चाहिए, और ये वैसे गुण होता नहीं है एग्रीगेट में, ये बहुत कम होता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ गई तो सामर्थ्य अपने आप ही कम हो जाती है, इसका स्वीकार्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखो मिलावे यानी एग्रीगेट की जो सतही संरचना थी, पहला है कांचित, अगर उसकी कांच की तरह है तो सतह चमकदार होगी, और स्वीकार्यता उसकी क्या है, अधिक होगी, तो सामर्थ्य फिर क्या है, कम हो जाती है। चिकनी सतह है यानी स्मूथ सरफेस थी, स्वीकार्यता उसकी अधिक आई, सामर्थ्य भी उसकी क्या है, कम होती है। दानेदार है, एक प्रकार से हमारा क्या है, दानों की तरह है, उसकी स्वीकार्यता यानी उस पर कार्य करना थोड़ा दिक्कत आएगी, स्वीकार्यता कम है, लेकिन सामर्थ्य उसकी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। रबड़ीदार यानी कि क्रिस्टलाइन है, स्वीकार्यता उसकी कम हो जाती है, लेकिन सामर्थ्य उसकी क्या है, अधिक है। रंध्र में उनके बीच में यदि खाली स्थान है, ये बहुत कम होने चाहिए, वो सामर्थ्य को ही सीधा घटा देता है। यानी मिलावे का इसीलिए नोटेड पॉइंट है, मिलावे का आपेक्षिक गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सीधे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के भार की अपेक्षा मिलावे का अपेक्षिक भार कितना होगा, या घनत्व के आधार पर भी ज्ञात किया जा सकता है। ये सीधा आता है, मिलावे का जो अपेक्षिक गुरुत्व होता है 2.6 से 2.9 तक। वैसे ध्यान रखने वाली चीज है कि मिलावे का अपेक्षिक गुरुत्व 2.6 से 2.9 के बीच लाई करता है। क्या अगले कुछ चीज नोट करने वाली है कि अगर रंध्र स्थान अधिक है मिलावे में, उसमें खाली स्थान अगर अधिक है तो उसकी सामर्थ्य कम हो जाती है, सामर्थ्य कम। कहने का मतलब एग्रीगेट में रंध्र स्थान यानी कि खाली स्थान नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगली चीज कि अगर इसकी सरंध्रता अधिक है तो जो जल अवशोषण क्षमता होगी, जल अवशोषण क्षमता, कि अगर उसमें सरंध्रता का मतलब है उसमें खाली स्थान अधिक है, यानी रंध्र स्थान ज्यादा है, तो अगर उसके खाली स्थान ज्यादा है तो वहां पर जल ज्यादा आएगा, इसलिए जल अवशोषण क्षमता भी क्या है, अधिक होगी। सरंध्रता अधिक है तो जल अवशोषण क्षमता भी उसकी क्या है, अधिक ही होगी। इसके बाद अगला टॉपिक आता है बल्किंग ऑफ सैंड, बल्किंग रेत का फूलना। बल्किंग ऑफ सैंड, आखिर क्या कारण है कि हमारी रेत कभी कभार फूल जाती है। रेत में अगर कभी नमी की मात्रा अगर बढ़ जाती है, उससे हमारी रेत क्या है, फूल जाती है। इसकी परिभाषा, रेत में नमी के कारण रेत फूल जाती है।
अब देखो जब उसके बीच में नमी आए तो नमी के कारण ही कैसे फूली हो, क्योंकि रेत में खाली स्थान होंगे, वहां पर नमी प्रवेश कर जाएगी। ये हमारी मानवात रेत है, इसके बीच में खाली स्थान होगा, खाली स्थान पर नमी गई, लेकिन फैला क्यों? केवल नमी तो उसके अंदर ही रहनी चाहिए थी। जो नमी अगर प्रवेश जब कर जाती है तो उसके कारण पृष्ठीय तनाव हो जाता है, यानी सतह में तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमारी क्या है, रेत फूल जाती है। तो हम लिखेंगे कारण, सतही तनाव यानी कि पृष्ठ तनाव। इंग्लिश में इसको ध्यान रखना ना, सरफेस टेंशन, यानी जो सतह पर उसका तनाव हो जाता है, यानी नमी के कारण सतह पर तनाव आया, उसको रेत को क्या है, फुला देता है। ये रेत कब अधिकतम फैलती है और कब मिनिमम फैलती है? पांच से 6% नमी की मात्रा पर अधिकतम फूलती है। यानी कि अगर नमी की मात्रा 5 से 6% है, उस समय रेत सबसे अधिक फूल जाती है। लेकिन यदि नमी की मात्रा उसके बाद फिर बढ़ाते जाएं तो उसके बाद फिर सतही तनाव समाप्त हो जाता है। अगर हमारा 12 से 20% तक नमी चले जाए, नमी की मात्रा पर, जिसका आयतन था पहले, वो शुष्क आयतन के बराबर हो जाता है। मात्रा पर आयतन शुष्क आयतन के बराबर, शुष्क का मतलब ड्राई यानी कि सूखी अवस्था में, आयतन शुष्क आयतन के बराबर हो जाता है। हो जाता है। जो रेत का फूलना होता है या रेत का स्थूलीकरण जिसे कहते हैं, रेत का फूलना, कि कितनी हमारी रेत फूली है प्रतिशत के रूप में, कि नम रेत का आयतन माइनस शुष्क रेत का आयतन। नम रेत का यानी कि नम का मतलब जब वो नमी की अवस्था में है, रेत का आयतन। जैसे अगर हम शुष्क यानी सूखी अवस्था का रेत का आयतन घटा दें और शुष्क रेत का आयतन अगर प्रतिशत में निकालना है तो गुणा गया 100%। यानी कि अगर नमी की अवस्था में जो रेत थी उसमें से मैंने सूखी अवस्था का आयतन घटा दिया, बटे में अगर शुष्क रेत का आयतन 100% से अगर गुणा कर दें, रेत का फूलना ज्ञात हो जाए। एक बार दोबारा देखो कि रेत का फूलने का क्या कारण है। रेत में नमी के कारण हमारी रेत क्या है, फूल जाती है। अगर रेत में नमी आ गई तो हमारी रेत फूल जाती है। उसका कारण क्या है कि रेत अगर फूल ही जाती है, वो कारण था सतही तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। 5 से 6% पर नमी की मात्रा पर रेत सबसे अधिक फूलती है, अगर नमी की मात्रा 5 से 6% है। उसके बाद अगर नमी की मात्रा बढ़ती गई तो सतही तनाव कम होता जाता है और 12 से 20% पर उसका आयतन वही हो जाता था जो पहले सूखी अवस्था में था, शुष्क आयतन के बराबर हो जाता है। रेत का जो फूलना है परसेंटेज में, नम रेत का आयतन यानी कि नमी की अवस्था में रेत का आयतन माइनस सूखी अवस्था में रेत का आयतन बटे शुष्क अवस्था में रेत का आयतन गुणा गया 100% के रूप में। ठीक है, अगर उतारना चाहते हो तो जल्दी उतारो या फिर स्क्रीनशॉट मारकर तुम इसको उतार सकते हैं बाद में। ज़्यादातर कोशिश यही करने की स्क्रीन
शॉर्ट, फिर बाद में आराम से उतार सकते हैं, या फिर दूसरी बार तीसरी बार वीडियो देखने पर भी आराम से उतारा जा सकता है। बैटरी ध्यान रखना है, कुछ नहीं आएगा इस पर। इसके बाद इसमें है हानिकारक पदार्थ। हानिकारक पदार्थ अर्थात एग्रीगेट में अगर हम कंक्रीट में डालेंगे तो क्या क्या हानिकारक पदार्थ हैं कि जो हमारी कंक्रीट की सामर्थ्य या फिर उसकी क्वालिटी को कमजोर कर सकता है। यानी हानिकारक पदार्थ हैं जिसमें हानि पहुंचाएंगे। उसमें हो गया जैसा आपका घास फूस, कॉमन मिट्टी, कोयला आदि। यानी ये हानिकारक पदार्थ उसमें नहीं होने चाहिए। एक नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हैं, एग्रीगेट की जो सामर्थ्य होती है, एग्रीगेट यानी कि मिलावे की सामर्थ्य, मिलावे की सामर्थ्य सीमेंट पेस्ट की सामर्थ्य का 10 गुना होता है। कहने में इतना सामर्थ्यवान होता है हमारा मिलावा जो एग्रीगेट होता है कि सीमेंट पेस्ट का मतलब होता है कि सीमेंट केवल हमने पानी को मिलाकर के एक पेस्ट बन जाता है। जिस प्रकार से आपका टूथपेस्ट होता है उसी प्रकार से एक पेस्ट बन जाता है सीमेंट पेस्ट की सामर्थ्य जो होती है सिर्फ 10 गुना होती है। इतना अधिक सामर्थ्यवान होता है हमारा एग्रीगेट, इसलिए अपने आप में बहुत सामर्थ्यवान है। इसके बाद इसके आता है कि कुछ टेस्ट, एग्रीगेट की टेस्ट। वैसे एग्रीगेट के टेस्ट करने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती नहीं है, क्योंकि उसमें एग्रीगेट जब हम प्रयोग करते हैं उसमें जो कमज़ोर रहता है वो सीमेंट पेस्ट ही रहता है, क्योंकि एग्रीगेट अपने आप में बहुत ताकतवर है। हमेशा जो टेस्ट किया जाता है उसी का किया जाता है जो कमज़ोर होता है। लेकिन फिर भी कुछ जो नॉर्मली टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं? मिलावे का परीक्षण, टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं? जो पहला परीक्षण है उसमें वो है क्रशिंग वैल्यू परीक्षण, क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, संदलन मान परीक्षण, पहला संदलन मान परीक्षण, दूसरा है संघट्ट मान यानी कि इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, संघट्ट मान परीक्षण, तीसरा है अपघर्षण मान यानी कि एब्रेशन टेस्ट,
एब्रेशन वैल्यू टेस्ट यानी कि अपघर्षण परीक्षण। इसमें चौथा है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट यानी कि इसका शायद टिकाऊपन है या जो भी होगा, साउंडनेस टिकाऊपन परीक्षण है शायद। नहीं साउंडनेस यही रखना फिलहाल दिमाग में कि साउंडनेस ही टेस्ट। तो अगर मेरी इसका हिंदी ध्यान आए तो मैं लिखा लूँगा। पहले क्रैशिंग वैल्यू टेस्ट यानी संदलन मान परीक्षण। कोई भी चीज़ किस मान पर टूट जाती है, क्रश हो जाती है, वो है क्रैशिंग वैल्यू टेस्ट यानी कि संदलन मान परीक्षण, यानी कि टूटने पर परीक्षण। इनका भी पूरा डिटेल आएगा। इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है इम्पैक्ट यानी कि अचानक कोई भार आया, उसके लिए जो परीक्षण किया जाता है। इससे जो हम पता करते हैं वो होता है टफनेस यानी कि कड़ापन। एब्रेशन टेस्ट यानी कि अपघर्षण परीक्षण। अपघर्षण का मतलब होता है कि घर्षण। अप शब्द आगे दो विभिन्न वस्तुएं अगर आपस में घिसती है, दो विभिन्न वस्तुएं आपस में अगर घिसती है यानी कि घिसन। और साउंडनेस से जो पता किया जाता है वो किया जाता है एग्रीगेट का टिकाऊपन, अर्थात कितने लंबे समय तक वो टिकी रह सकती है। अब एक एक करके सबसे पहले है क्रशिंग वैल्यू टेस्ट यानी संदलन मान परीक्षण। क्या है हमारा क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, कैसे करते हैं इसे? ठीक है, इससे एग्रीगेट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि संपीड़न सामर्थ्य का पता लगाया जाता है। पता लगाया जाता है किसमें? कंक्रीट को लगातार यानी इस प्रकार से कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है कि जिस पर वो क्या है, टूट जाती है। और इसे जो हम पता करते हैं क्या करते हैं, संपीड़न सामर्थ्य, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसकी जो इसमें जो प्रयोग किया जाता है ऑपरेटर्स यानी कि उपकरण। एक बेलन के आकार का सांचा प्रयोग किया जाता है। यानी कि बेलनाकार सांचा। क्यों बेलनाकार सांचा कैसा होता है? उसका जो व्यास होता है ये होता है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई शायद 13 से 14 सेंटीमीटर। 13 से 14 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास होता है ये होता है कितना? व्यास 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 13 से 14 सेंटीमीटर। इसमें हम प्रोसेस कैसे करते हैं, यानी कि प्रयोग विधि, प्रोसेस, कि सबसे पहले हम एग्रीगेट को लेते हैं और लगभग जो मानक तापमान है इनके लिए कि जिनसे पूरा पानी वाष्पीकृत होता है, यानी वो है लगभग 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक। एग्रीगेट को 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक
गर्म करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एग्रीगेट को 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, ताकि उसमें जितनी भी नमी होती है पूरी उड़ जाती है, जिसके कारण वो पूरी सूखी अवस्था में आ जाता है। जब वो सूखी अवस्था में आ गया, उसके बाद इसको इस सांचे में 3 लेयरों में भरते हैं। कितनी लेयर में? यानी कि 3 परत में भरते हैं। जब इसको 3 परतों में भरा जाता है, प्रत्येक जो परत है, प्रत्येक परत की 25 बार कुटाई करते हैं। यानी एक कुटाई छड़ होती है, यानी कि टेम्परिंग रॉड, जिसकी सहायता से उसकी 25 बार कुटाई की जाती है। ये इस प्रकार की होती है कुछ। ये इस रॉड से इसको क्या है, 25 बार कूटा जाता है।